अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बायोमेडिकल हेल्थ से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती रहती हूँ, जिसमें से वन ऑफ माय प्राइम ऑब्जेक्टिव्स इज़ कि गट हेल्थ और ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो गट प्रॉब्लम्स और ऑटो इम्यून डिजीज़ का आपस में जो कनेक्शन है और जो स्टैट्स शो कर रहा है, उसका बढ़ता हुआ रेशियो है ऑटो इम्यून डिजीज़ का और लीकी गट प्रॉब्लम्स का, उसका रूट कॉज एड्रेस किया जाए। बहुत सारे लोगों को जिनकी डॉक्टर्स तक रसाई मुमकिन नहीं है फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, वो अपने आप को सेल्फ डायग्नोज और कुछ हद तक अपने आप को मैनेज कर सकें, इफ नॉट फुली हील और ट्रीट। ये वीडियो भी एक्चुअली उसी सिलसिले में है। सो हम लीकी गट पे बात की, हमने बात की कि अगर स्टमक में एसिड कम हो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्टमक में तेज़ाब क्यों ज़्यादा होना चाहिए, एंटासिड्स क्यों नहीं लेने चाहिए, इस बारे में बात की। आज हम बात कर रहे हैं गट फ्लोरा, गट बैक्टीरिया के बारे में। प्रोबायोटिक्स पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ और उससे रिलेटेड एक गट प्रॉब्लम के बारे में जो आपको लीकी गट और ऑटोइम्यून डिसीजेस कर सकता है, एंड द प्रॉब्लम इज़ डिस्बायोसिस। डिस्बायोसिस की 5 टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे ईज़ी लैंग्वेज में। आप अपने आप को कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं, हील कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ी-सी शॉर्ट गुफ्तगू करेंगे। और डिस्बायोसिस होता क्या है बेसिकली, आपकी बॉडी में, आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का एक बैलेंस होता है, एक रेशो होता है, जो कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी इम्यून हेल्थ को, आपके हाज़मे को, आपके मूड को, आपकी हर चीज़ को जो है वो रेगुलेट करता है, उस पर लगाम डाल के रखता है। अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाए या बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए और ये रेशो डिस्टर्ब हो जाए, इसको आप डिस्बायोसिस कहते हैं, जो कि डिफरेंट सूरतों में आपको एक्सप्रेस करता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें, पानी भी पी लें। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, पानी पीने के बाद उनको ब्लोटिंग हो जाती है, स्वेयर फॉर्म ऑफ डिस्बायोसिस। तो ये सारी आपको कुछ भी खाने के बाद बहुत टायर्ड फील होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में खुद को एक्सप्रेस करता है। इसकी 5 टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और मुझे यकीन है कि जितने लोग वीडियो सुनेंगे उनमें से 80% को कोई ना कोई टाइप होगी। सबसे जो रेयरेस्ट फॉर्म है वो ये है जिसमें आपके पास गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, और लेकिन इसमें किसी तरह की बैड बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ नहीं होती है। दिस इज़ द सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्बायोसिस, और इसमें आपको हल्की-फुल्की कभी ना कभी वक्तन-फ़ौक्तन ब्लोटिंग हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। दूसरा फॉर्म ऑफ जो डिस्बायोसिस है, जिससे थोड़ा ज़्यादा स्वेयर है, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वो है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम 90% काम डाइजेशन है और बैक्टीरिया ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए, उसका काम फर्मेंटेशन है। जब कोलन का, लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करना शुरू कर देता है, उसकी ओवरग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, इट्स अगेंस्ट नेचर। तो आपको जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएँगे, आप फँसेंगे ही, ठीक है? तो आपको जो है वो SIBO हो जाता है, और इसकी क्लासिकल निशानी है कि ये लोग फाइबर नहीं बर्दाश्त कर सकते, दालें और सैलड्स, इनकी तबीयत, और प्रोबायोटिक तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको अगर गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक दो ना, इनके पेट में शदीद दर्द और शदीद क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, और सैलड से भी। इन लोगों का ट्रीटमेंट ये होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इनको लेकर जाए और थोड़े अरसे के लिए आप बिल्कुल कार्निवोर डाइट पे चले जाएँ, अंडे पे चले जाएँ, चिकन और फिश पे चले जाएँ, और थोड़ा-सा दही वगैरह पे चले जाएँ, और 6 महीने तक एक्सक्लूजन पे रखा जाता है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फाइबर इंट्रोड्यूस किया जाता है और किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, और आप SIBO से हील कर लेते हैं। तीसरी फॉर्म ऑफ डिस्बायोसिस जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव डिस्बायोसिस है, यानी यहाँ पर आपका जो गट बैक्टीरिया है उसने आपके इम्यून सिस्टम को अटैक कर दिया और आपको लीकी गट कर दिया। ये आपके पास तब होता है जब आपके पास बॉडी में फंजाई, पैरासाइट्स, किसी वायरस की, किसी बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, बेशक साइनस इन्फेक्शन या थोड़ी देर के लिए ही, और उसने आपके गुड बैक्टीरिया को सप्रेस कर दिया, और एकदम से किसी फंगस की ओवरग्रोथ हो गई, फॉर एग्जांपल कैनेडा की ओवरग्रोथ हो गई, उसने टॉक्सिन्स रिलीज करने शुरू कर दिए। उस टॉक्सिन ने जाके आपकी आंतों की, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको पंक्चर जो है उसको करना शुरू कर दिया, और आपके पास लीकी गट डेवलप हो गया, और यहाँ से शुरू हो गया ऑटो इम्यून डिजीज़। अब आपका डिस्बायोसिस आपके इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है, और क्योंकि गट बैक्टीरिया फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम दोनों को अटैक करता है, तो ये डेफिनेटली ऑटो इम्यून डिजीज़ से आपके पास कनेक्टेड है। ये वो लोग हैं जो कि बहुत सारी फूड सेंसिटिविटीज़, अगर फूड एलर्जी नहीं तो फूड सेंसिटिविटीज़ डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद टायर्ड और पफ़ी फील करते हैं, मुश्किल होती है इनको चीज़ों पे कंसंट्रेट करने में, बिल्कुल खाने के बाद या इवन के नेक्स्ट डे भी, या 2 दिन तक भी, अलोंग विद द एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया और ब्लोटिंग सिम्पटम्स। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव डिस्बायोसिस है। नेक्स्ट डिस्बायोसिस इन्फ्लेमेटरी डिस्बायोसिस है, और ये आपके पास तब होता है जब बॉडी एक हाइपर रिस्पॉन्स, आपके पास एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स शो करती है जिसम में गुड बैक्टीरिया के कम होने को। इन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी एब्डोमिनल गैस और ब्लोटिंग के साथ साथ
मसल पेन्स और जॉइंट्स में जो है ना वो भी दर्दें होती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये इनके गट की वजह से हो रहा है। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिस्बायोसिस होता है मोस्टली। जितने आपके पास ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें आपके पास इन्फ्लेमेटरी डिस्बायोसिस मसल्स और जॉइंट्स में जो पेन होती है, एमएस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये टाइप ऑफ डिस्बायोसिस बहुत कॉमन है। फाइनल आपके पास है पैरासाइट्स, जो आपके पास बॉडी में ग्रो करते हैं और ये स्टूल टेस्ट के अलावा आपको नहीं पता लग सकते। नॉर्मली तो ये डायरिया, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग वगैरह कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी ये बिल्कुल सिम्पटम नहीं करते हैं और ऐसे लोगों में बॉडी में एक्जिमा जैसी हाइव्स और इचिंग और रैशेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन लोगों को बात करते हुए बहुत ज़्यादा खांसी आती है और ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इनके इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स की वजह से है। इसके लिए स्टूल टेस्ट कराना पड़ता है। मैं तो अक्सर अपने क्लाइंट्स को डिवॉर्म करती हूँ और उसके बाद उनकी खांसी चली जाती है, तो वो बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो उसके ऊपर ग्रोथ हुई होती है, लेकिन स्टूल टेस्ट कराना इज़ अ बेटर ऑप्शन। या एकदम से कोई सीज़नल और फूड एलर्जी डेवलप हो जाती है जो पहले कभी नहीं थी, तो अपना स्टूल टेस्ट कराएँ और इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, अपने गट बैक्टीरिया को रिस्टोर करके, अपने गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करके। ये डिस्बायोसिस आपको किसी भी वजह से हो सकते हैं। मैंने पहले भी बात की, अगर आप एंटासिड्स बहुत ज़्यादा अरसा ले चुके हैं उस वजह से हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का कोई कोर्स, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते रहे हैं, डेफिनिटली आपको 30s में जाके डिस्बायोसिस जो है वो होना शुरू हो जाएगा। माएँ अपने बच्चों को ऐवें ही बात-बात पे एंटीबायोटिक्स ना देना शुरू कर दिया करें और खुद भी ना लें प्लीज़। और इसके अलावा अगर आपको कोई सर्जरी हुई है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुई है, बहुत अरसे से कोई कॉन्स्टिपेशन थी, बहुत अरसे से कोई फूड एलर्जी थी, इन सारी चीज़ों की वजह से भी डिस्बायोसिस हो सकते हैं और इसका सही वक़्त पे डायग्नोसिस और इसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकता है। दिस इज़ हाउ आई वर्क इन माय ऑफिस विद माय क्लाइंट्स। सबसे पहले उनका टाइप ऑफ डिस्बायोसिस डायग्नोस करके और ये डायग्नोस करके कि वो लीकी गट तक पहुँच गया है या नहीं, और फूड सेंसिटिविटी की एलर्जी की रिपोर्ट पर मैं रिलाई नहीं करती, क्योंकि फूड सेंसिटिविटी तो रिपोर्ट में आती नहीं है। एक्सक्लूजन डाइट पर फिर हम जाते हैं और पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।